ये कहानी है जूनागढ़ राज्य की, जहाँ राजा बलदेव सिंह का शासन चलता था। राज्य में बहुत खुशहाली फैली हुई थी, क्योंकि राजा बलदेव सिंह और उनकी पत्नी महारानी विशाखा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसकी खुशी में पूरे राज्य के लोगों को राजा और उनकी पत्नी द्वारा राशन वितरण किया जाता है। महाराज बलदेव सिंह की जय। महाराज बलदेव सिंह की जय। मंत्री जी, मेरे पुत्र के नामकरण और उसके अच्छे भविष्य की कामना के लिए राज्य के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाए। हमारे पुत्र का नामकरण बहुत धूमधाम से होना चाहिए। जी महाराज। और हाँ मेरे राज्यवासियों, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो तुम खुलकर बता सकते हो। आज हम आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बहुत खुश हैं। महाराज, वैसे तो आपने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। बोलो, खुलकर बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? महाराज, बस एक दारू का पौवा और दे दीजिए। भग साले। महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। महारानी जी, क्या बताना चाहती हो तुम हमें? महाराज, कुछ समय पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। तब मैं अपने माँ और पिताजी के साथ हमारी कुलदेवी के मंदिर गए थे। तब हमने वहाँ माता से पुत्र पाने का आशीर्वाद मांगा था और कहा था कि अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हुई तो हम उसका नामकरण यहीं इसी मंदिर में करेंगे आकर। महाराज, आप जाने का बंदोबस्त करवा दें, हम आज ही निकलेंगे। इतना कहकर रानी अपने कक्ष में चली जाती है। मंत्री जी, तो आज फिर जल्दी से हमारे जाने का बंदोबस्त करा दो। हम रानी के साथ आज ही निकलेंगे। और हाँ मंत्री जी, एक बात और, वो आदमी सारा ठीक कह रहा था। इतना खुशी का मौका है तो दारू तो बंटनी चाहिए। पूरे राज्य में दारू बंटवाओ। और वो आदमी जिसने हमसे दारू की बोतल मांगी थी, उसे 2 बोतल देना और उससे कहना कि दोनों को पीकर हमारे राजकुमार की लंबी उम्र की कामना करें। विचार तो बहुत अच्छा है महाराज, लेकिन महाराज, चखने में क्या बाटे? देखिए मंत्री जी, इसका बंदोबस्त आप खुद कर लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे। अरे मंत्री जी, अब जल्दी जाओ और सबसे पहले हमारे जाने की तैयारी करो। थोड़ा सा और लेट हुआ ना तो महारानी जी हमारी जान ले लेगी। अब राजा और रानी अपने पुत्र को लेकर महारानी के मायके यानी सोमनगर राज्य की ओर निकल जाते हैं। तभी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए वहां अचानक शेर सामने आ जाता है, जिसे देखकर राजा के घोड़े डर के अचानक पीछे मुड़ जाते हैं, जिससे राजा की राजसवारी पलट जाती है। तभी राजा के सिर पर पत्थर लगने से वे बेहोश हो जाते हैं। अरे वह चील, रोको उसे, कोई रोको, वह मेरे बच्चे को लेकर जा रही है। बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। सैनिकों, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ मेरे बच्चे को। तभी 2 सैनिक उस चील के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो चील बहुत दूर निकल जाती है, जिससे वह सैनिक उसे नहीं पकड़ पाते हैं और वापस वहीं पर आ जाते हैं। महारानी जी, हमने बहुत कोशिश की उस चील को पकड़ने की, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं आई। वो बहुत ऊंची उड़ गई और बहुत दूर चली गई, और वो राजकुमार को भी अपने पंजों में दबोच कर ले गई। महारानी, हमें माफ करिएगा, हम उसे नहीं पकड़ सके। यह सुनकर रानी तुरंत बेहोश हो जाती है और तभी राजा और रानी को महल में लाकर उनका इलाज कराया जाता है। कुछ देर में दोनों को होश आ जाता है। क्या हुआ मुझे? मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। और जैसा मुझे याद है, हम लोग तो सोमनगर राज्य जा रहे थे, फिर अचानक क्या हुआ? तभी रानी सारी बात राजा को बताती है। क्या हमारे पुत्र को एक चील उठाकर ले गई और उस चील को किसी ने पकड़ा भी नहीं? सेनापति जी, तुम तो इतने अच्छे निशानेबाज हो,
फिर वो चील तुमसे कैसे बच गई? तुम्हारे होते हुए वो चील हमारे पुत्र को कैसे उठाकर ले गई? महाराज, मैंने जैसे ही देखा कि एक शेर हम पर हमला करने वाला है तो मैंने तुरंत उस पर हमला कर दिया, और जब तक मैं उस शेर को वहां से भगाने में कामयाब हुआ तब तक आपका रथ पलट चुका था, और उधर वह चील भी राजकुमार को उठाकर ले जा चुकी थी। हमारे सैनिकों ने उस चील का बहुत दूर तक पीछा किया लेकिन पकड़ न सके। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पुत्र ना जाने किस हाल में होगा। सेनापति जी, अब मैं आपको जैसा कहता हूं आप बिल्कुल वैसा ही करें। जी महाराज, बोलिए, मुझे क्या करना है? आप अपने तमाम सैनिकों के साथ जंगल में जाओ और मेरे बेटे राजकुमार को ढूंढो। राजा के कहने पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो चील उस बच्चे को लेकर बहुत दूर आ जाती है, जहां उसे एक दूसरी चील देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, और वह उस बच्चे को छीनने की कोशिश करती है। तभी वहां से गुजर रहे एक पंडित की नज़र उन चीलों पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? इन चीलों के पास तो एक नवजात शिशु है जिसको खाने के लिए ये दोनों चील आपस में लड़ रही हैं। ना जाने किस बेचारे का बच्चा उठा लाई है ये चील। तभी दोनों चीलों के आपस के टकरार से वह बच्चा नीचे गिर जाता है, जिसे तुरंत वह पंडित अपने हाथों में रोक लेता है और तुरंत वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे ये क्या? ये किसका बच्चा ले आए हैं आप? ये सब ऊपर वाले का खेल है भाग्यवान। हम इतने सालों से एक पुत्र की कामना कर रहे थे, शायद ये उसी का फल है। पर यह बच्चा मिला कहाँ आपको? यह तो कितना सुंदर बच्चा है। तभी पंडित अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। सुनिए जी, अगर इस बच्चे को कोई ढूंढने नहीं आया तो इसे हम ही पाल लेंगे। वैसे भी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है और यह बच्चा मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जरा धीरे बोलो और सुनो, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, और इस बच्चे के बारे में किसी से कुछ मत कहना। अगर इसे कोई ढूंढता हुआ यहाँ आया तो हम उसे वापस कर देंगे, और अगर इसे ढूंढता हुआ कोई नहीं आया तो इसे हम ही पाल लेंगे। सुनिए जी, आज पूरा 1 महीना हो गया है, कोई भी इस बच्चे को ढूंढने नहीं आया। अब हम क्या करें? अब करना क्या है भाग्यवान? अब इसकी सारी जिम्मेदारी हमें ही उठानी होगी। इसका सारा पालन पोषण हमें ही करना होगा। लेकिन क्या? देखो भाग्यवान, हम इस बच्चे को लेकर इस गांव में नहीं रह सकते। हमें ये गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। ये बात पूरा गांव जानता है। अगर अचानक इस बच्चे को लोग हमारे पास देखेंगे तो कई सवाल करेंगे जिनका जवाब हमारे पास नहीं होगा। इसीलिए हमें अपना गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर पंडित अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे को लेकर उस गांव से निकल जाता है और एक छोटे से कस्बे के पास जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका होता है। बेटा सूर्या, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ और घर का राशन लेने। तब तक तू जंगल जा और जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर ले आ, क्योंकि आज घर में सूखी लकड़ियाँ नहीं बची है। देखो, तुम जल्दी से सारा माल हमारे हवाले कर दो, नहीं तो
तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे जाने दो। शायद तुम जानते नहीं हो, मैं इस राज्य के राजा का पुत्र हूँ। सालों, एक एक की चमड़ियाँ उधड़वा दूंगा। ये राज्य मेरा है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इसीलिए कहता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे हमें मत डराओ राजकुमार, हम डरने वाली पार्टी नहीं है। वैसे भी हमने अपने चेहरों को ढक रखा है, तो तुम हमें पहचानोगे कैसे? बोलो बोलो। डिंग चिक चिक, डिंग चिक चिक, डिंग चिक चिक, डिंग चिक चिक। अरे ये क्या? ये तो डाकू हैं, और ये डाकू तो उस व्यक्ति को बंदी बनाकर उसे लूटना चाहते हैं। तभी सूर्यदेव छुपकर शेर की आवाज़ निकालता है और वो दोनों डाकू शेर की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। वह दोनों डाकू वहां से भाग जाते हैं। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर शेर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? जाओ यहाँ से, भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। मेरा नाम सूर्यदेव है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। और तुम चिंता मत करो, यहाँ पर कोई शेर नहीं है। वो तो मैंने ही शेर की आवाज़ निकालकर उन दोनों डाकुओं को डराया था, ताकि वो यहाँ से भाग जाएं, ताकि वो दोनों डाकू तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचा सके। क्योंकि मैंने देखा कि कैसे वो दोनों तुम्हें धमका रहे थे। भाई, तुम तो कोई राजघराने से लगते हो, फिर तुम अकेले यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अरे हाँ, तुमने सही पहचाना, मैं अनिरुद्ध हूँ और मैं जल्द ही इस राज्य का राजा बनने वाला हूँ। और इसीलिए मैं राजा बनने से पहले अपने राज्य के हर हिस्से में घूमना चाहता हूँ। और इस तरह मैं घूमते घूमते इस जंगल में आ गया और मुझे अकेला देख उन दोनों डाकुओं ने मेरा पीछा किया और सही मौका देखकर मुझे बंदी बना लिया। लेकिन तुमने सही वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। बोलो, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें इनाम में क्या दूं? तुम जो भी बोलोगे तुम्हें मिल जाएगा। ये इस राज्य के होने वाले राजा का वादा है। नहीं राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सूर्यदेव, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ राजकुमार जी, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। राजकुमार जी, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सूर्यदेव, मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए। राजकुमार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी और मेरी मित्रता कैसे हो सकती है? कहाँ मैं और कहाँ आप? आप इस राज्य के राजकुमार हो और होने वाले राजा भी, और कहाँ मैं, एक मामूली सा आम लड़का जो जंगल में लकड़ियाँ काटता फिरता है। भला हमारी मित्रता हो सकती है क्या? हाँ मित्र, हमारी मित्रता हो सकती है, और आज से, अभी से हम मित्र हैं। और मैं अपने मित्र को अपने राजमहल में बुलाकर उसे उसकी बहादुरी का इनाम दिलाना चाहता हूँ। इसीलिए मेरे भाई, तुम्हें कल ही राजमहल के राज दरबार में आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा मित्र। ताऊ जी, यही है वो सूर्यदेव जिसने मुझे जंगल में डाकुओं से बचाया था। सूर्यदेव, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए मैं चाहता हूँ राजा से तुम्हें कुछ इनाम मिले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुआ हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें इनाम में देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे तो पहले से ही इनाम मिल चुका है, और इनाम में मुझे मिली है राजकुमार की मित्रता। राजकुमार ने मुझे अपना मित्र माना है। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा इनाम है। अब मुझे किसी और इनाम की आवश्यकता नहीं है महाराज। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? वो राजमहल में प्रवेश कर चुका है। मुझे जल्द ही यह बात नरेंद्र देव को बतानी होगी। अब तांत्रिक नरेंद्र देव से मिलने राजमहल जाता है। अरे तांत्रिक बाबा, तुम यहाँ क्यों आ गए? मुझे पता भेज दिया होता, मैं खुद आपके पास आ जाता। पता भेजने भर तक का समय नहीं था मेरे पास, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी।
क्योंकि मुझे जल्द से जल्द खुद अपने मुंह से तुम्हें यह बात बतानी थी। ऐसी कौन सी बात है तांत्रिक बाबा जिसे बताने के लिए आप खुद यहाँ तक चले आए? नरेंद्र देव, जो सपना तुम बरसों से देख रहे थे वो अब टूट सकता है, क्योंकि वो लड़का जो कल यहाँ दरबार में आया था वो तुम्हारे लिए खतरा बनकर आया है। अगर जल्द ही उसका आना जाना महल से बंद नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप तांत्रिक बाबा? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भला उस लड़के से हमें कैसा खतरा हो सकता है? क्योंकि ये वही बच्चा है जिसे मैंने आपके कहने पर अपनी तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेकर एक चील बनाकर इसे उठवा दिया था। पर पता नहीं ये बच्चा बच कैसे गया और बड़ा होकर राजमहल तक पहुंच गया। तो ये वही बच्चा है जिसे मैंने वर्षों पहले अपने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन वो अब फिर मेरे रास्ते का पत्थर बनकर आ गया है। इसका तो अब कुछ करना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा, आप चुपके से यहाँ से निकल लीजिए, इससे पहले आपको यहाँ कोई देख ले। ये लड़का आखिर बच कैसे गया उन चीलों से? अगर ये बात बड़े भैया को पता चल गई कि उनका ये वही बच्चा है जिसे वर्षों पहले वह चील उठाकर ले गई थी, तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मुझे जल्द ही इसका कोई ना कोई समाधान ढूंढना होगा। चलो कोई बात नहीं, बच्चा था तो उस वक्त आसानी से मर जाता, लेकिन अब इसे तड़पा कर मारूंगा। इस राज्य का राजा तो मेरा ही बेटा बनेगा। एक दिन अनिरुद्ध से मिलने सूर्यदेव महल में आता है और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अच्छा अनिरुद्ध, अब मुझे चलना चाहिए। माँ और पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है सूर्यदेव, हम कल फिर मिलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ जरूर। सूर्यदेव अब अपने घर की ओर निकल जाता है। यही अच्छा मौका है इसे रास्ते से हटाने का। अब देखता हूं तू कैसे बचता है। सुनो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा। अरे काका, क्या हुआ? आपको क्या मदद चाहिए? बेटा, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है और मैं अपना सामान लेकर यहाँ बाहर आ गया हूँ, पर मेरा बहुत ज़रूरी सामान घर पर ही रह गया है। क्या तुम मेरे इस बक्से को थोड़ी देर अपने पास रख सकते हो और तब तक मैं घर जाकर अपना सामान लेकर वापस आता हूँ? ठीक है बाबा, आप जाइए, मैं यहीं बैठकर आपके बक्से का ध्यान रखूँगा और जब तक आप लौट नहीं आते मैं यहीं पर आपका इंतजार करूँगा। धन्यवाद बेटा। ए लड़के, ये बक्सा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो वही बक्सा है जो राजमहल से चोरी हो गया था। अरे हाँ, ये तो वही बक्सा है, लगता है इसी लड़के ने चुराया था। नहीं, ये वो बक्सा नहीं है और मैंने कोई चोरी नहीं की है। सूर्यदेव के मना करने पर भी वो सैनिक सूर्यदेव को राजमहल में ले जाते हैं। छोटे महाराज, यही है वो चोर जो आपके कमरे से आपका बक्सा चुरा कर ले गया था। क्या? ये क्या कह रहे हो सैनिकों? ये तो सूर्यदेव है, मेरे पुत्र का मित्र। भला सूर्यदेव क्यों चोरी करेगा? छोटे महाराज, हमने रंगे हाथों इसे इस बक्से के साथ पकड़ा है। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, राजमहल में चोरी करने के इल्जाम में सूर्यदेव को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जाओ, इसे काल कोठरी में कैद कर दो। नरेंद्र देव, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम फैसला करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे? ये लड़का तुम्हारे बेटे का मित्र है, तो क्या इसे इसकी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दोगे? भैया, जब चोरी किया हुआ बक्सा
इसके पास मिला है, तो क्या अब भी सफाई की कोई उम्मीद बाकी है? और रही बात मेरे बेटे के साथ इसकी मित्रता की, तो इससे इसकी सज़ा कम नहीं हो सकती महाराज, क्योंकि इसने महल में चोरी की है। क्योंकि अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो महाराज, उसे उसके अपराधों की सज़ा जरूर मिलती है। और इसीलिए तो आप इस राज्य के सबसे महान राजा हैं महाराज। हाँ, तुम सही कहते हो छोटे भाई। सूर्यदेव को कारावास में कैद कर दिया जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस लड़के ने चोरी नहीं की होगी। अगर उसमें लालच होता तो उस दिन, जिस दिन मैं उसे 10 सोने की मोहरें दे रहा था, तो उसने मना क्यों कर दिया। इससे यही साबित होता है कि उसमें कोई लालच नहीं है। पर उसने नरेंद्र देव के कमरे से वो कीमती बक्सा क्यों चुराया होगा, इसका पता मुझे लगाना होगा। अगले दिन जब राजा बगीचे की तरफ घूमने निकलता है, तभी उन्हें उनका छोटा भाई दिखाई देता है, जो उस तांत्रिक से बातें कर रहा होता है। तांत्रिक बाबा, अब डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उस रास्ते के कांटे को अपने रास्ते से इतनी सफाई से हटाया कि किसी को कुछ पता नहीं चला। अब हमें उस लोंडे से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी सूझबूझ से उसे आजीवन काल महल के कारावास में कैद करवा दिया है। और अब हमारे बरसों के सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या इसका मतलब वह लड़का सूर्यदेव बेकसूर है? अगर वह लड़का बेकसूर है तो नरेंद्र देव ने उसे आजीवन काल कारावास की सजा क्यों दी, ये जानते हुए भी कि वो चोर नहीं है। और नरेंद्र देव जैसे पावरफुल आदमी को उस लड़के से क्या खतरा हो सकता है? और क्या है नरेंद्र देव के बरसों का सपना जिसे पूरा करना चाहता है नरेंद्र देव? मुझे इन सब चीज़ों का पता लगाना होगा। इन सब के पीछे कुछ ना कुछ तो गहरा राज है। सुनिए जी, सूर्यदेव अभी तक घर नहीं आया। कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, हमारे बेटे की राजकुमार अनिरुद्ध से मित्रता है और वह उन्हीं से मिलने महल चला जाता है। जब देखो तब वहीं गया होगा, आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। देखिए ना, शाम हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था सूर्यदेव को। मेरा दिल घबरा रहा है, अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। चलो राजमहल में जाकर ही उसको बुला के लाते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलते हैं। अरे कहाँ घुसते चले जा रहे हो तुम दोनों? दरबारी महोदय, मुझे अंदर जाना है। मैं सूर्यदेव का पिता हूँ और मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है। वो क्या है कि वो राजकुमार से मिलने आया था, लेकिन शाम हो गई है, वो अब तक घर नहीं पहुँचा, तो हम उसको ही बुलाने आए हैं। बस उसको लेकर अभी यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम सूर्यदेव को यहाँ से वापस नहीं ले जा सकते हो। क्यों क्यों नहीं ले जा सकता हूँ मैं अपने बेटे को वापस? क्योंकि तुम्हारा बेटा सूर्यदेव महल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है और उसको आजीवन काल की सजा हुई है, और अब वो काल कोठरी में कैद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा चोर नहीं है। अरे नहीं, जरूर महाराज को कोई गलतफहमी हुई है। वो तो राजकुमार अनिरुद्ध का मित्र है, वो चोर नहीं है। तभी वो दोनों राजा जी के पास जाते हैं। महाराज, ये कैसा न्याय है? महाराज, मेरे बेटे को आजीवन कारावास की सजा क्यों दी गई है? महाराज, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कोई चोरी नहीं की है। मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, कृपया उसे छोड़ दीजिए। तभी वहीं खड़े वैद्य जी उस पंडित को पहचान लेता है और कहता है, पंडित मदनपाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सूर्यदेव आपका पुत्र है? हाँ वैद्य जी, सूर्यदेव हमारा ही बेटा है।
लेकिन ये कैसे हो सकता है पंडित मदनपाल? मैंने आपकी पत्नी का इलाज किया था कुछ वर्षों पहले और मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती। तो फिर सूर्यदेव तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? वैद्य जी, आप सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती, पर सूर्यदेव हमारा ही बेटा है। वैद्य जी, आज से 21 साल पहले मैं एक घने जंगल के रास्ते से जा रहा था कि तभी मुझे एक चील दिखाई दी, जिसके पास एक नवजात शिशु था और एक दूसरी चील उससे वह बच्चा छीन रही थी। और उनमें लड़ाई होने की वजह से चील के पंजे से वह बच्चा छूट गया। वह नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने उसे ओच लिया और अपने घर ले आया। मैंने कुछ दिन इंतजार किया कि कोई इस बच्चे को लेने आए, लेकिन काफी दिनों तक कोई नहीं आया। फिर हमने ही उसे अपना बेटा मानकर पालना शुरू कर दिया। महाराज, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है, वो चोर नहीं है महाराज। क्या यह सूर्यदेव वही बच्चा है जिसे वह चील उठाकर ले गई थी? सैनिकों, जल्दी जाओ और सूर्यदेव को कारावास से निकालकर हमारे पास लेकर आओ। सैनिक तुरंत ही सूर्यदेव को राजा के पास लेकर आते हैं। मुझे तो पहले से ही शक था कि सूर्यदेव ने कोई चोरी नहीं की है और अब मुझे सब समझ आ रहा है कि ये किसकी चाल थी। तभी वहां राजा का एक गुप्तचर आता है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? बोलो। महाराज, ये सूर्यदेव आपका ही पुत्र है, जिन्हें आपके भाई छोटे महाराज ने तांत्रिक के साथ मिलकर तांत्रिक की सिद्धियों से जंगल के रास्ते पर उस शेर और चील की मदद से आपसे अलग कर दिया था, ताकि छोटे महाराज के बेटे अनिरुद्ध इस राज्य के अगले राजा बन सके। नरेंद्र देव, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने अपने ही घर में अपने ही भाई से इतना बड़ा छल किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से और डाल दो इसे कारावास में। अब राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सूर्यदेव को सारी सच्चाई बता देते हैं। पंडित मदनपाल जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बेटे को इतने साल बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, जिसके लिए मैं आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज ही से मेरे महल में ही रहें और इस तरह से हमारा बेटा हम सभी के साथ रह सकेगा।